जय हिंद साथियों। मैं ओंकार चौबे स्वागत करता हूं आप सभी का SLH एकेडमी में। तो आज का हमारा विषय जो है वह बैंकिंग है। तो आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास के ओवरव्यू की ओर। तो आज के क्लास के ओवरव्यू में हम यह जानेंगे कि आखिर आज क्लास में होने क्या वाला है। तो हम आज भारतीय बैंकिंग प्रणाली के ऊपर बात करने वाले हैं। तो उसमें से कौन कौन सी टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो जिसमें पहली टॉपिक होगी कि हमें बैंकों की आवश्यकता क्यों पड़ी, अर्थात कि हमारे भारत देश में बैंकों की आवश्यकता क्यों पड़ी, वह क्यों लाए गए। दूसरा कि बैंकों की परिभाषा क्या है। अगर परिभाषा में बात करें तो आमतौर पे बोली जाने वाली परिभाषा, आवश्यकता के अनुसार परिभाषा तथा इसकी एक ऑफिशियली परिभाषा क्या है, इस पे बात करेंगे। तीसरा, बैंकों का इतिहास क्या है कि हमारे भारत देश में पहला बैंक कब लाया गया, क्यों लाया गया, कब से लाया गया और कितने बैंक लाए गए, इन सब के ऊपर बात करेंगे। चौथा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, पहला राष्ट्रीयकरण बैंक कौन सा हुआ, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। और जो अंतिम तथा आखिरी पॉइंट है, बैंकों का वर्गीकरण, अर्थात कि बैंकों का वर्गीकरण हम कितने चरणों में विभाजित करके पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहली टॉपिक की ओर, जिसका नाम है बैंकों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बात करते हैं कि बैंकों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसे ही हम नाम सुनते हैं बैंक का, अर्थात बैंकिंग प्रणाली का, तो हमारे मन में एक ही बात आती है कि बैंक मतलब आर्थिक गतिविधियाँ, मतलब कि अर्थ का आदान प्रदान या धन का आदान प्रदान करना। तो जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अभी हम बात करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य कि हमें बहुत बैंकों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें दो व्यक्ति हैं। व्यक्ति ए जो कि काफ़ी रईस दिख रहा होगा आप सबको, व्यक्ति बी जो कि गरीब दिख रहा होगा। मतलब व्यक्ति वो जिसके पास धन की अधिकता है तथा व्यक्ति बी जिसको धन की आवश्यकता है। अब धन वाला जिसके पास धन की अधिकता है वो भी चाहता है कि अभी उसका कोई धन कोई व्यक्ति ले ले तथा कुछ समय बाद उसे वह धन कुछ ज़्यादा रुपए लौटा के दे, तथा जो व्यक्ति बी है वो यही चाहता है कि अभी उसे ज़रूरत है कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कि उसे धन दे दे। तो परंतु व्यक्ति ए के पास कुछ समस्याएं हैं। जैसे ये समस्या को वो व्यक्ति को कहाँ ढूंढने जाएगा कि जिसको धन की आवश्यकता है वो व्यक्ति कहाँ है। दूसरी समस्या कि जिस व्यक्ति को दे रहा है क्या वो व्यक्ति उसका पैसा लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। तथा तीसरी समस्या कहीं वो व्यक्ति उसका धन लेके कहीं भाग न जाए। इस प्रकार की समस्याएं व्यक्ति ए को सामना करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति बी है उससे भी कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि वो भी ये तो ढूंढता नहीं फिरेगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास धन की अधिकता है जो उसे पैसा दे सकता है। दूसरी बात कि जिस व्यक्ति से वो पैसे ले रहा है क्या पता उसका रेट दर ब्याज की दर बहुत ज़्यादा हो, कि आज 100 रुपये दे रहा है, कल ही आ गया मांगने उसमें 150 रुपये ले रहा है। तथा तीसरी समस्या कि वह जिस व्यक्ति से धन ले रहा है कि वह समय से कहीं पहले ना मांग ले। ठीक है, इस प्रकार की समस्या व्यक्ति बी को सामना करना पड़ सकता है। तो इन्हीं दोनों के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए हमें बैंक की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात धन की आवश्यकता तथा धन की अधिकता वाले व्यक्ति के मध्य सामंजस्य बैठाने के लिए हमें बैंक की आवश्यकता पड़ती है। अगर बात करें दूसरे टॉपिक की कि दूसरा हमें कहाँ आवश्यकता पड़ता है, तो व्यापार को बेहतर बनाने के लिए भी हमें बैंकों की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात कि यदि कोई व्यक्ति कुछ नया आइडिया लाता है, कोई नई मॉडरेट तरीके से मतलब व्यापार को चलाना चाहता है, तो उसे उस धन की आवश्यकता पड़ेगी। माना कि उस टाइम उसके पास धन नहीं है तो वह लोन के तौर पे बैंक से पैसे ले सकता है। मतलब सीधा सा मतलब है कि व्यापार को बेहतर बनाने के लिए हमें बैंक की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, शिक्षा तथा परिवार का पालन पोषण जैसे कार्यों के सहयोग में, मतलब यदि कोई व्यक्ति अभी काम कर रहा है और कुछ समय से वो काम करने में असमर्थ है, तो उसे घर परिवार का पालन पोषण करने के लिए धन की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में चाहेगा तो बैंक से लोन ले सकता है। या दूसरे तरीके में देखें, यदि कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, परंतु वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो क्या कहता है कि बैंकों द्वारा एजुकेशन लोन दिया जाता है। और चौथी बात
कि बचत राशि को सुरक्षित तथा उस राशि पे ब्याज लेने के लिए। अगर बात करें अब बैंकों की परिभाषा की, तो आमतौर पे व्यक्ति बैंक को क्या समझता है, मतलब कि जिसके पास धन की अधिकता है वह बैंक में पैसे को जमा कर देता है तथा जिनको ज़रूरत है वो बैंक से ऋण ले लेता है। तो उस अनुसार बैंक की परिभाषा है, बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करता है। अगर आवश्यकता के अनुसार बैंक की परिभाषा देखें तो पूरी वित्तीय संस्था का एक ऐसा मध्यस्थ बिंदु जो पूरे वित्तीय बाजार में मुद्रा के आवागमन का कार्य करता है, अर्थात कि मुद्रा का यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इन सब कार्यों को करता है तथा मुद्रा की आपूर्ति, प्राप्ति तथा संचय का कार्य करता है, बैंक कहलाता है। मतलब जिसको ज़रूरत है उसको पैसा दे देना तथा जिसको ज़रूरत है, जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा है उससे पैसा लेके रख लेना, यही काम बैंक का होता है। अगर बात करें ऑफिशियली परिभाषा की, तो भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत इसकी ऑफिशियली परिभाषा दी गई। तो उसके तहत बैंक ऋण देना, विनिमय के लिए सामान्य जनता से राशि जमा करना तथा चेकों, ड्राफ्टों तथा आदेशों द्वारा मांगने पर उस राशि का भुगतान करना बैंकिंग व्यवसाय कहलाता है तथा इस व्यवसाय करने वाली संस्था बैंक कहलाती है। मतलब ऐसी संस्था जो आवश्यकता पड़ने पर ऋण करे तथा जिसके पास ज़रूरत है पैसों की उसको विभिन्न माध्यमों से पैसा दे दे, ये जो संस्था कार्य करती है उसे बैंक कहते हैं। ये भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 में उल्लेख किया गया है। अगर बात करें आधुनिक बैंकों के इतिहास की, तो भारत में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का मुख्यतः शुरुआत जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन बढ़ा। तो इस प्रणाली का उपयोग, जो कि मतलब बैंकिंग प्रणाली का उपयोग बहुत पहले से करते थे। जैसे उनका आगमन भारत में होता है तो अपने व्यापार को आसान बनाने के लिए भारत में भी बैंकिंग जैसे प्रणाली का स्थापना करते हैं। तो बात करते हैं भारत के पहले बैंक की, तो सन 1770 ईस्वी में भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि कलकत्ता में बनाया गया। यूरोपीय कंपनियां जो होती थी वो अधिकतर समुद्र के रास्ते व्यापार किया करती थी। जब वो समुद्र के रास्ते भारत में व्यापार करती थी तो उनके व्यापार के मुख्यतः 3 केंद्र थे। पहला केंद्र जो पहला केंद्र था वो बॉम्बे, कलकत्ता तथा मद्रास जैसे उसके प्रमुख केंद्र थे। तो ये जो पहला बैंक बना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यह किसी कारणवश बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। इसके बाद प्रमुख यूरोपीय कंपनी में से ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना करती है। उसके बाद एक बैंक से वो सब जगह चला नहीं सकती थी, तो 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना करती है तथा 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना करती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये तीनों बैंक एक जगह से चलाना आसान नहीं हो रहा था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इन तीनों बैंकों को मिलाकर सन 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है, तो सन 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। तथा इसी क्रम में अगर आगे बढ़ते हैं तो सन 1955 ईस्वी में क्या होता है कि सन 1955 ईस्वी में इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण होता है तथा राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ जाता है। अर्थात इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद नाम 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है। अगर बैंकों के इतिहास के अगले क्रम में चलें तो कुछ ऐसे बैंक हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए, जिनमें से पहला बैंक 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। अब बात करें ये याद रखने योग्य क्यों है, तो इस बैंक का जो स्वामित्व था वो भी पूर्णतः यूरोपीय कंपनियों के हाथ में था तथा इसका प्रबंधन भी पूर्ण रूप से यूरोपीय कंपनियों के बाद था। तथा इसके बाद अगला बैंक 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। तो यह भारत का पहला बैंक है जिसमें आंशिक रूप से प्रबंधन के क्षेत्र में कुछ भारतीयों को रखा गया था। तथा अगर बात करें 1895 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक की, तो यह एक ऐसा बैंक है जिसमें पहली बार प्रबंधन का कार्य पूर्णतः भारतीयों के हाथ में था। अगर स्वामित्व की बात करें तो स्वामित्व यूरोपीय कंपनी के हाथ में था।
तथा जो 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो यह एक भारत का पहला बैंक है जिसका स्वामित्व भी भारतीय थे तथा इसका प्रबंधन कार्य भी भारतीयों के हाथ में था। तो अगर बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के संस्थापक पोच खानवाला थे तथा इसके पहले चेयरमैन फिरोज शाह मेहता थे। यदि इसी कड़ी को आगे बढ़ाएं तो 1934 होते होते भारत में बैंकों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई तथा धोखाधड़ी के मामले बहुत ज़्यादा सामने आने लगे तथा बैंकों को जो रेगुलेट करना था वो बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो सन 1934 में आरबीआई एक्ट पारित किया गया तथा इसी एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई तब उसमें जो कार्यकारी लोग थे तो पूर्णतः निजी थे तथा 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को निजीपन से हटाकर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा मार्च 1949 में बैंकिंग अधिनियम की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण से। तो पहले राष्ट्रीयकरण को समझते हैं कि आखिर राष्ट्रीयकरण होता क्या है। तो राष्ट्रीयकरण से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके तहत किसी निजी संपत्ति को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अपने अधीन किया जाता है। यह सरकार द्वारा किसी अधिनियम, अध्यादेश या सरकारी आदेश के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। मतलब कि सरकार द्वारा किसी नियम या अध्यादेश के तहत निजी संपत्ति को सरकारी संपत्ति कर लेना राष्ट्रीयकरण कहलाता है। भारत में जो बैंक निजी क्षेत्र के थे उन्हें राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तित किया गया और इस प्रक्रिया से सार्वजनिक बैंक अस्तित्व में आए। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 3 चरणों में होता है। तब बात करते हैं वो 3 चरण कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पहले चरण में। आखिर पहले चरण में क्या क्या हुआ। तो पहले चरण का जो काल विभाजित है वो 1949 से 1955 में है। तो पहला, भारतीय रिजर्व बैंक को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया तथा 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया तथा इसी कड़ी में आगे 1 जुलाई 1955 को ही 8 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक के सहायक बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जिन्हें स्टेट बैंक समूह की संज्ञा दी गई। बात करें बैंकों के राष्ट्रीयकरण के द्वितीय चरण में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियामक प्राधिकरण के अंतर्गत 19 जुलाई 1969 को 14 ऐसे निजी व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिनकी कुल जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। अर्थात 50 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति वाले बैंकों को सन 1969 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा बैंकों के तृतीय चरण में 15 अप्रैल 1980 को 6 और क्षेत्रों के ऐसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिनकी कुल जमाएं 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। अर्थात कि 1980 में 200 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति वाले बैंकों को भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो वो कितने बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया, तो वह 6 बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया। तथा अगर इसी क्रम में आगे बढ़ें तो 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मिला लिया गया तथा 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई के 5 सहयोगियों को शामिल कर लिया गया। मतलब 1 अप्रैल 2017 को 5 के जो एसबीआई के जो 5 अन्य सहयोगी बैंक थे उनको एसबीआई में मिला लिया गया तथा 2018 को विजया बैंक तथा देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला लिया गया था। तो चलिए बात करते हैं बैंकों के वर्गीकरण का। तो बैंकों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 भागों में किया गया। पहला अनुसूचित बैंक, दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। अब बात करते हैं अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं। तो वह बैंक जिनको आरबीआई एक्ट 1934 के द्वितीय सूची में शामिल किया गया अनुसूचित बैंक कहलाए तथा वह बैंक जिनको आरबीआई एक्ट के द्वितीय सूची में शामिल नहीं किया गया गैर अनुसूचित बैंक कहलाए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक। अब बात करते हैं आरबीआई एक्ट के द्वितीय सूची क्या है। तो आरबीआई एक्ट के द्वितीय सूची के अंतर्गत वह बैंक जिनकी उस समय मिनिमम संपत्ति 5 लाख की हो तथा वर्तमान में अगर उस संपत्ति की बात करें तो वह संपत्ति जिनकी 500 करोड़ रुपए हो तथा
उन बैंकों को शामिल किया गया जिनकी गतिविधियों से ग्राहक के ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता था, तथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो बैंक आरबीआई के सारे रूल लागू करता था उन्हीं बैंक को इस सूची में शामिल किया जाता था। तो अगर बात करें अनुसूचित बैंक के, तो अनुसूचित बैंक को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, वाणिज्यिक बैंक तथा कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक की अगर बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक वह बैंक कि जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं। जैसे अगर बात करें केंद्रीय बैंक हो गया, राज्य स्तरीय बैंक हो गया, जिला स्तरीय बैंक हो गया और प्राथमिक साख समितियाँ हो गए, ये सारे बैंक हमारे कोऑपरेटिव बैंक के अंदर आते हैं। तथा अगर वाणिज्यिक बैंक की बात करें तो वाणिज्यिक बैंक को दो भागों में विभाजित किया गया, एक निजी बैंक, दूसरा सार्वजनिक बैंक। निजी बैंक अर्थात वह बैंक जिसका स्वामित्व कोई व्यक्ति होता था, तथा सार्वजनिक बैंक वह बैंक जिसका 50% से अधिक भाग गवर्नमेंट के पास होता था तथा उससे कम भाग किसी भी निजी व्यक्ति के पास होता था। अर्थात जिसका 50% से अधिक शेयर गवर्नमेंट के पास हो सार्वजनिक बैंक होता था, तथा किसी भी बैंक का 50% से अधिक शेयर किसी निजी व्यक्ति के पास हो तो वह बैंक निजी बैंक होता था। अगर बात करें निजी बैंक की, तो निजी बैंकों को दो भागों में विभाजित किया गया, स्वदेशी बैंक तथा विदेशी बैंक। अब बात करें स्वदेशी बैंक, तो स्वदेशी बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन सब बैंकों को स्वदेशी बैंक कहते हैं, अर्थात जिनका स्वामित्व अपना भारतीय हो उसे अपन स्वदेशी बैंक, तथा ऐसा बैंक जिनका स्वामित्व कोई विदेशी व्यक्ति हो उसे अपन विदेशी बैंक कहते हैं, विदेशी बैंक जैसे सिटी बैंक। चलिए आज की यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप सभी को यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर इस वीडियो की पीडीएफ फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।